अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हरीश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक शामिल की थी, ब्रेक के बाद आपको हम बताते चले यहाँ पर कि आज कौन सी ऐसी अहम खबरें हैं जिसके हवाले से हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंतखाबात से कबल आज क्या होने जा रहा है। जोड़ तोड़ की सियासत जारी है और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की गूंज है। आइंदा हफ्ते सरबराह GDA पीर पगारा की ज़ेर सदारत 5 सियासी जमातों का इजलास तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून, JUI और ANP, MQM और GDA में अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। आम इंतखाबात, सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस भी आएंगे। आज के हवाले से बताया कि नून लीग और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी मुलाकात होने जा रही है। सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मामलात फाइनल होने का इम्कान है। सिंध की सियासत में आखिर क्या होने जा रहा है ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल और सरफराज कायम खानी। तो कामरान सुहेल से जानते हैं कौन सी जमातें हैं जिनका इजलास आज होने जा रहा है। कामरान सुहेल बताइएगा और किन उमूर ज़ेर बहस आएंगे आज के इजलास में। देखें, सुबह सिंध की साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो एक इत्तेहाद जो है वो तेजी के साथ जो है वो तक़वियत पा रहा है, पिनप रहा है, बन रहा है। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से राब्ते भी हुए, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, GDA है, ANP है और JUI है। इनके दरमियान जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और अब जो है हमें इत्तला फराहम की गई है कि अगले हफ्ते जो है वो इन तमाम सियासी जमातों का जो है अहम तरीन इजलास जो कि पीर पगारा GDA के सरबराह हैं उनकी सरबराही में ये तलब किया गया है और इसके अंदर बहुत अहम तरीन अमूर ज़ेरे बहस आएंगे, जिसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी जो है वो अहम तरीन फैसले मुतवक्का है। बिलखुसूस जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से जो GDA और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उस हवाले से भी जो अहम तरीन फैसले हो सकते हैं। अदालत जाने का इंदिया तो दिया है उन्होंने, उसके साथ साथ जो है वो जो इसका कानूनी मुसवदा होगा अदालत जाने का वो भी जो है वो ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा जो सूबे के जो दीगर मसाइल हैं और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर जो है वो जो सिंध की जो एक इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक इत्तेहाद वजूद में आ रहा है, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इससे पहले GDA की तरफ से पीर साहब पगारा ने भी जो है वो काफ़ी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कुछ जगहों पर MQM की बात इलेक्शन कमीशन ने मानी भी है, लेकिन जो है वो मामलात अभी जो है वो मुकम्मल तौर पर हल तलब नहीं हुए हैं। इस हवाले से जो है वो GDA के इस इजलास के अंदर ये अहम तरीन फैसले भी मुतवक्का है कि अदालत भी जा सकता है कि आज MQM और नून लीग के दरमियान भी मुलाकात है, उनमें भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। और इस हवाले से जो है वो सिंध के अंदर बिलखुसूस जो सिंध की सियासत है वो इस वक्त एक नया करवट लेने के लिए जा रही है। सिंध की जो अहम तरीन सियासी इजलास होना है जिसमें अहम मुलाकात होनी है नून लीग और MQM में, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि जो मामलात हैं वो आज फाइनल हो जाएंगे? सीट एडजस्टमेंट की बात अगर आए तो क्या उसके ऊपर भी बात इनकी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा आज ही? देखिए, इनके दरमियान मुलाकात का जो मकसद है वो इसी हवाले से ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वक्तों में दोनों सियासी जमात के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें भी हुई और हमें कुछ सोर्सेज से इतला भी फराम की गई है। कुछ जगहों पर जो है वो इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन जो है वो नून लीग की तरफ से जो है वो मुसलसल जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो है वो अभी बात हतमी तौर पर नहीं पहुंची है। MQM की तरफ से भी जो है वो ये बात कही गई है कि कुछ जगहों पर वो मुस्लिम लीग नून जहां पर उनका जोर होगा, जिन हलकों में जो है वो उनके लोग ज्यादा होंगे, वहां पर MQM उनको सपोर्ट करेगी और जिन हलकों में MQM का वोट बैंक ज्यादा होगा वहां पर मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। इसी तरह पूरे सूबे भर की अगर बात की जाए तो सूबे भर के अंदर जिन जिन सियासी जमातों का जहां जहां वोट बैंक ज्यादा होगा वहां पर ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें होंगी बशमूल ANP, MQM, JUI, GDA, ये सब जो है वो एक दूसरे। कामरान सुहेल बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। दो अहम इजलास होने, एक अहम मुलाकात है, एक अहम इजलास है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों आमने सामने हैं।
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हल्का NA-35 और NA-36 की हल्का बंदियां कल अदम करार दे दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर नो हल्का बंदी करने की हिदायत जारी कर दी है। बात कर लेते इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं ज़ीशान सैयद। ज़ीशान सैयद, फैसले को महफूज कर लिया गया है और अब सुना भी दिया गया है, क्या सुनाया गया है, डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलके हैं। NA-35 कोहाट और NA-36 हंगू का इलाके है और दोनों की हल्काबंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज उस पर फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर पहले वो महफूज शुद्धा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के दोनों हलकों की हद तक जो हल्काबंदियां है उसको कलअदम करार दे दिया। और हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो दरख्वास्त गुजार है उनको सुन ले और उनके जो ठोस दलाइल है उस पर फैसला करे और असरीनो इसका जायजा ले और दोबारा हल्काबंदियां जो है वो कर ले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक है। नून लीग के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर डेड लॉक बरकरार है। KPK में नून लीग और JUI को सवात और DI खान दीरा और दीगर कई असलाह में अहम नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात भी हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के लिए भी नून लीग ने नई शर्त रख दी है। माजी में तनकीद करने वालों के हल्के में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात है। नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मोहसिन बिलाल है, नुमाइंदा खसूसी, और इसके अलावा पेशावर से हमारे साथ लिहाज अली मौजूद होंगे। मोहसिन बिलाल से बात करते हैं। नून लीग के क्या तहफ़्फ़ुज़ात और IPP क़यादत इस हवाले से क्या सोच रही है, मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले 2 तजावीज़ सामने आई थी। एक तजवीज़ ये थी कि जो 9 मई के बाद PTI के रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान में आए उस हवाले से हिकमत अमली बनाई जानी थी, और एक तजवीज़ ये थी कि जब ये रजीम चेंज का मामला था और जो रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप में आए थे उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स दी गई थी, लेकिन उनमें बेशतर जो रहनुमा थे वो अपनी अपनी सीट अपने अपने हलकों से हार गए थे। तो इस हवाले से दोबारा जो डिमांड थी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से अपनी फहरिस्त दी गई मुस्लिम लीग नून के वफ्द को, उसमें 40 से 45 जो उनके रहनुमा थे उनकी सीट के हवाले से बात की गई थी, और ये कहा गया था कि ये वो रहनुमा हैं कि जो जीते हुए हैं। ताहम नून लीग की जानिब से कुछ ऐसे रहनुमाओं की निशानदेही की गई जिन्होंने माजी में बड़ा सख्त बयानिया अपनाया हुआ था, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, और ज़राए के मुताबिक उन रहनुमाओं के हवाले से फिर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिसमें फ़ियाज़ुल हसन चौहान हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के, उसके अलावा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान हैं। तो ज़राए ने ये हमें बताया है कि इनके जो हलके हैं वहाँ पर तो ज़ीरो चांस है सीट एडजस्टमेंट का, और इन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के उकाब के निशान से ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ताहम जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत है जिसमें अलीम खान और जहांगीर तरीन शामिल है, उस पर नरम गोशा ज़रूर है। इसके अलावा ओन चौधरी और नुमान लंगरियाल की सीट पर भी बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग। बिलाल, हमारे साथ लिहाज अली भी मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। लिहाज अली, JUI के तो नून लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, लेकिन फिर ये जो इख्तलाफ सामने आ गया ये किस बात पर है? मुल्क भर में आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के माबैन राब्ते शुरू हो चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ सूबाई सतह पर सियासी जमातों के माबैन रवाबित न होने के बराबर है। अगर किसी जमात ने राब्ता किया है तो वो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप। इस वक्त दोनों जमातों के माबैन बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से 2 नशस्तें हो चुकी है, और दोनों जमातों ने अपने आखिरी नशस्त में जब इनकी मुलाकात हुई सूबाई सतह पर कायदीन इसमें शामिल थे कि
पार्टी की ज़िली सतह पर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब की जाएंगी और इसके बाद ही सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट के मुतालिक हतमी फैसला होगा। जमीयत उलमा इस्लाम को इस वक्त नून लीग को सीटी देने के हवाले से या उनके साथ एडजस्टमेंट के हवाले से मुश्किलात का आसान है, वो बुनियादी तौर पर सवात और DI खान में है। मुस्लिम लीग नून एक नशस्त DI खान में मांग रही है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त उनको देने के लिए राजी नहीं है। इसके अलावा जो कौमी वतन पार्टी है आफ्ताब शेरपा होगी, उनकी अवामी नेशनल पार्टी से भी उन्होंने रब्ता किया है और अवामी नेशनल पार्टी की जो शरसदा लेवल पर कायदीन है उन्होंने उनके साथ भी रब्ता किया है। मकामी सतह पर तमाम सियासी जमातों ने अपनी ज़िली तंजीमों को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पॉलिसी मुरतब करके सूबाई लेवल पर पार्टी को। लिहाज अली बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मोहसिन मिलान नुमाइंदा खसूसी हमें अपडेट कर रहे थे। तो जब बात हो रही आम इंतखाबात की, तो आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, बाप होगा या बेटा होगा? पाकिस्तानियों का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के इंतखाब पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। हमारे अवाम कहते हैं कि वजीर आजम के लिए उम्मीदवार बिलावल भुट्टो को होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को होना चाहिए। हमारे अवाम मजीद क्या कहते हैं वो आप देखिए। बिलावल को देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमने अपना जो है ना वो सारी पार्टियों को आजमा कर देख लिया हुआ है, लेकिन अब नौजवान नस्ल को बिलावल को हम उम्मीद देखते हैं कि वो हमारा रोशन पाकिस्तान कर सकता है। इंशाल्लाह जी हम तो देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। उसकी वजह यह है कि वो नया खून है और जो दुनिया में हालात बदल रहे हैं उसके मुताबिक उनका विजन है। वज़ीर आज़म या बिलावल होगा या जरदारी होगा, लेकिन अगर बने तो बिलावल को बनाना चाहिए उनको, क्योंकि यंग मैन है वो, लोगों के मतलब के जो हालात हैं इस वक्त वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है बिलावल साहब होंगे क्योंकि वो नौजवान भी है और जरदारी साहब ने ख़ुद भी TV पे कहा कि इंशाल्लाह सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे, तो मेरे ख्याल में इसके बाद कोई दो राय नहीं रह जाती है। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाए तो जरदारी होना चाहिए, क्योंकि जरदारी जो है ना वो एक कहते हैं कि मज़े हुआ सियासतदान है, वो एक बेहतर तरीके के साथ जो है ना वो मुल्क को मतलब अगर वो वज़ीर आज़म बनता है तो बेहतर तरीके से चला सकता है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जरदारी साहब ही मुझे PM के मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है। बिलावल से ये तवक्को रखेंगे कि गरीबों के साथ मिसाल तौर पर बस आटा वगैरह चीज़ों का गरीबों का ख्याल रखें। अगर पीपल्स पार्टी आ भी गया तो मैं कहता हूँ कि मेरा सोच यही है कि बिलावल को होना चाहिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आप और मैं इसलिए खुशबख्त है कि हम उस ऐज में हैं कि जिसमें मुजीबुर रहमान शामी है। और ये नज़ीर लगारी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने 4-5 दिन पहले हमारे पास एक बच्चा काम करता है, उसने कहा मास कम्युनिकेशन किया। मैंने कहा किस साफी को आइडियलाइज करते हो? उसने जिसका नाम लिया, मुझे अफसोस ये होता है कि लोग चूँकि कलम के साथ रिश्ता तो बहुत कम था हमारा, लेकिन पढ़ने के साथ भी बिल्कुल नहीं रखा। ये वो शख्सियात हैं कि इनके ऐज में होना, जो नज़ीर लगारी साहब कह रहे थे, मैंने कल किसी जगह पे जो हज़रत किबला आज़ाद कश्मीर में नौसत, उन्होंने कहा जी इज़ारे राय पे पाबंदी। मैंने कहा जनरल ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह में मुजीबुर रहमान शामी साहब के कालम का नाम था जलसा आम। मुजीबुर रहमान शामी साहब इंतहाई तल्लक निभाने वाले लोगों में से हैं, लेकिन चूँकि मेरा भी मियाँ साहब के साथ तल्लक है, आपके इल्म के लिए मियाँ साहब ने एक दफ़ा रिपीट किया, शामी साहब फेर किया है, दोबारा पूछा फेर किया है, तीसरी दफ़ा कहने लगे थे शामी साहब के फिर असी जद्दा चले गए सर। शामी साहब जो हक की बात होती है वो अपने मौके पे, और इनकी जो कलम की काट भी है उसमें जहाँ पे बाकी आपको तहजीब और अदबियत मिलेगी, लेकिन जो मर्रफ का किरदार है वो भी शामी साहब ने कभी नहीं बुलाया। इनके बेटे जनाब उस्मान शामी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, और आप जितने आप अखबार वाले आए, शामी साहब ने एक तरफ इशारा किया, ये बिल्कुल बजा था।
हमारे भाई हनीफ खालिद साहब जो जंग के एडिटर हैं, उनकी किताब आई कि निसफ सदी का किस्सा, उस तकरीब रुनमाई में मैंने देखा कि बाद अपने साथी हजरात ने उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा की हुई थी। आज शामी साहब के लिए आप सबका इतने दूर से चल के आना, मैं आपको सलूट करता हूँ कि ये जिंदू का माशरा है। और जब शामी साहब और नज़ीर लगारी साहब जैसे बड़े लोग हों, हमारा कोई तसब नहीं होता, कोई अदावत नहीं होती। हम इस महफिल के अंदर अपनी मौजूदगी को, अपनी हाज़िरी को यकीनी बना के, मैंने लाहौर में जो शामी साहब के हम इंतहाई में और नसरुल्लाह मलिक साहब शुक्रगुजार थे कि इन्होंने हमें टाइम दिया। उसमें शोएब नज़ीर साहब भी थे, वो चूँकि उनकी सेहत ख़राब होगी, हम भी चाहते थे कि शोएब नज़ीर साहब भी इसमें हमारे साथ शामिल होते। तो मैंने वहाँ पे ये कहा था कि शामी साहब के हवाले से किसी अवार्ड का होना या किसी तकरीब का होना, वो तकरीब या अवार्ड तौकीर पाता है कि उसमें शामी साहब है। ये चीज़ें नीचे हैं, शामी साहब ऊपर। जुर्म दास्तान में बात करते हैं। रवां साल वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम की शरह के हवाले से तो उसमें इजाफा हो चुका है। कत्ल, डकैती, चोरी समेत मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ। पुलिस के अपने ही अदाद-ओ-शुमार ने अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। रवां साल शहर इक़्तिदार में 180 अफराद कत्ल हुए। डकैती, चोरी, राहसनी की 6000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। चोरों ने 700 से ज़ायद गाड़ियां भी चोरी की हैं और जबकि मोटरसाइकिल चोरी की 3600 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। तफसीलात वो हम जान लेते हैं, नियो के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे पुलिस के अपने ही अदाद-ओ-शुमार ने अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। रवां साल शहर इक़्तिदार में 180 अफराद कत्ल हुए हैं। इसके अलावा अगर चोरी डकैती की बात की जाए, राहसनी की, तो उसमें 6000 से ज़ायद वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में जेब तराशी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़श्ता 11 माह के दौरान शहर की 6 डिवीजन्स में 22,864 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सिटी डिवीजन 9032 वारदातों के साथ पहले नंबर पर रही और इकबाल टाउन डिवीजन 3335 के साथ दूसरे पर और सिविल लाइन डिवीजन 3056 के साथ तीसरे नंबर पर। सदर डिवीजन की बात कर ली जाए तो वो 2903 के साथ चौथे नंबर पर रही। मॉडल टाउन डिवीजन जेब तराशी की 2804 वारदातों के साथ पांचवीं और कैंट डिवीजन के अंदर अगर बात करें तो 1734 वारदातें के साथ ये छठे नंबर पर है। बात करते हैं, शाहिद रिजवी हमारे साथ है। शाहिद रिजवी, बताइएगा मजीद फैक्ट्स क्या है और पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है? तराशी की वारदातों में जो है खौफनाक हद तक इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए पुलिस की तो जेब तराशों को पकड़ने में नाकाम है। लाहौर शहर में रवां साल के 11 माह के दौरान जेब तराशी की जो है 22,864 वारदातें पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। जेब तराशी की वारदातों में जो है जो सिटी डिवीजन है वो सरफहरिस्त है। यहाँ 9032 वारदातें जो है रिपोर्ट हुई हैं। इकबाल टाउन डिवीजन जो है जेब तराशी की वारदातों में दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर 3335 जेब तराशी की वारदातें वो रिपोर्ट हुई हैं। इसी इलाकों में भी जो है जेब तराश जो है सरगर्म है। इसी तरह शेराकोट का इलाका है जहाँ पर बस अड्डे हैं, नवाकोट का इलाका है वहाँ भी बस अड्डे हैं, यहाँ पर भी जो है जेब तराश मुतहरक हैं और गिरोह की सूरत में वारदातें करते हैं। शहरी जो दूसरे शहरों को जाने वाले हैं उनकी जेबों का सफाया किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है जेब तराशियों के कोई मौसर गैंग जो हैं, जो बड़े गैंग हैं, उनको गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हुकाम हैं उनका कहना है कि जो जेब तराश हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। जी ठीक है शाहिद रसी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, बलोचिस्तान में किसान इत्तेहाद की हुकूमत से गिले शिकवे। मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन ने कहा कि हमें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हुकूमती मुआहदे के मुताबिक 8 घंटे बिजली देनी चाहिए जबकि 4 घंटे भी फराहम नहीं की जा रही। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अली किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमाद अली, बताइएगा क्या मामला है, ये क्या कहते हैं किसान इत्तेहाद? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसान इत्तेहाद के मरकज़ी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब के साथ मौजूद हूँ। आज इनसे ये जानते हैं कि
दुनिया भर में जो है काश्तकारी के लिए जदीद जो है नए टेक्नोलॉजी जो है वो ईजाद की गई है, सहूलियात जो है उनको फ़राहम की जा रही हैं दुनिया भर में, तो वहीं पर जो है पाकिस्तान में इनको क्या बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं? जैसे कि आपको पता है कि एक तो हमारे आजकल जो गंदम की काश्त हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, जिसमें जो खाद की शार्टेज थी यूरिया की, वो बहुत बड़ा अहम मसला था, जिसपे कल मेरे पूरे पंजाब में किसान इत्तेहाद ने पार्लियामेंट एहतजाज DC ऑफिस के सामने किए, जिससे अल्लाह का करम है कि खाद की आज जो है ना रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह ज़मींदार एक्शन कमेटी ने भी काम किया और हमने भी आपको पता है बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरने मुजाहरे हर चीज़ की, जिसकी वजह से जो बिजली का जो शॉर्टफॉल था वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन जो 8 घंटे का इन्होंने एग्रीमेंट किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है किसानों को जो है बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम जो सहूलियात हैं वो बरोकार लाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के 70 से 80% लोगों का ज़रिया मुआश ज़रात पर है। बिजली फराहम न करने की वजह से हुकूमत अपने मुआहदे पर जो है कायम न रह सकी, तो जिसकी बुनियाद पर ज़र्रात जो है वो तबाही के दाने तक पहुँच सकता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में भी इलाइट अस्पताल 1 और 2 की तामीर और मुरम्मत के नाम पर तोड़ फोड़ कर दी गई है। अस्पतालों की OPDs बंद हो चुकी हैं। शोबा अंदरूनी मरीज़ा के मुख्तलिफ शोबों में बेड्स की किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि अद्वियात के हुसूल में भी मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में जानते हैं। अस्पतालों अलाइड अस्पताल 1 और 2 की इमारतों को तामीर और मुरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया। बयाक वक्त OPD इंडोर समेत मुख्तलिफ शोबों को बंद कर दिया गया। अक्सर शोबों को महदूद करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अस्पतालों के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासर होने लगे। रिवैम्प जब हो रहा है तो जो वो वार्ड्स हैं वो नए तरीके से जो दोबारा से रिवैम्पिंग हो रही है उनकी, तो वो शिफ्ट हुए। मरीज बेचारे बड़े जलील हैं, ना कोई मरीज पुछदा है ना कोई दसदा। जेड़ा परदेसी आदमी मरीज होता है उन्हें तो उक्का कोई ना पुछदा। डॉक्टरों की तंजीमों ने अस्पतालों के टेक्निकल शोबों और बेहतर हालत में कायम इमारतों को गिरा कर दोबारा मरम्मत को सरकारी खजाने का ज़िया करार दे दिया। जब इनके कहते हैं कि भाई ये वाले काम करें, नए वार्ड्स बनाएं, हमारे पास कार्डियोलॉजी यूनिट बनाएं, वो मौजूद नहीं है। हमारा गैस्ट्रोंटोलॉजी वार्ड बना लें, वो मौजूद नहीं है। तो ये कहते हैं जी हमने कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने सिर्फ जी पहली बिल्डिंग को तोड़ के उस पर वही टाइलें तोड़ के उसी रंग की दोबारा नई टाइलें लगा देनी। ये जितना पैसा लगाना चाह रहे हैं उससे कई नए हॉस्पिटल बन सकते हैं, नए वार्ड डेवलप हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है हुकूमत अस्पतालों की इमारतों की तामीरों नौ पर पैसा जाया करने की बजाय इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात और जदीद मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान में नई तामीर होने वाले 57 प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्राइवेट रूम्स के कयाम से मरीजों के इलाज के लिए जदीद तिब्बी सहूलतें मैसर होंगी। फजल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। MTI पॉलिसी बोर्ड के सूबाई चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम ने DHQ अस्पताल को पैकेज 3 मुकम्मल करने के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DHQ अस्पताल में 9 तामीर शुदा प्राइवेट रूम्स की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि प्राइवेट रूम से मरीज को सेहत की जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। इस तरफ मलबे के जो ब्लॉक है वो अनफिनिश पड़ा हुआ है, उसको अगर आप फिनिश करा लें तो ये मेडिकल सर्जिकल सारे उधर चले जाएं, वहाँ पर आपकी ICU होगा, CCU होगा, तो सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। अस्पताल के MS डॉक्टर जवेद इकबाल ने कहा कि 57 प्राइवेट रूम जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। हमने अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं 57 प्राइवेट रूम्स, इसमें सारे फैसिलिटी प्रोवाइडेड होंगे। जितनी भी मरीज सर्जिकल के, मेडिकल, गायनीज जितनी भी पेशेंट होंगे उसको फैसिलिटेट करवा लेंगे। प्राइवेट रूम के अप्रोच मल्टीपल सोर्सेज से। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम ने कहा कि DHQ अस्पताल की तामीर के लिए अगर मतलूबा फंड्स फराहम की गई तो MMC समेत पेशावर के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम हो जाएगा और रेफरल मरीजों की तादाद में भी कमी आएगी। ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस की बात की जाए बूरेवाला की, तो वहां पर दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया है। एक्सपो में तलबा तालिबात को ऑनलाइन रोजगार बारे मुफीद मालूमात बारे आगाही दी गई। एक्सपो में बैरून मुल्क से IT एक्सपर्ट्स ने ऑनलाइन शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शेर खान। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बूरेवाला कैंपस में दूसरी सालाना एजुकेशन एक्सपो का इनाकाद। रहमान स्कूल कराची के CEO रहमान अल्लाहवाला ने तलबा और तालिबात को फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक मुफीद मालूमात फराहम की। तलबा का कहना था इन्हें तालीम के साथ साथ फ्रीलांसिंग के जरिए पेशा वराना महारत से रोजगार कमाने के लिए मुफीद रहनुमाई मिली है। एक स्टूडेंट क्यों पाकिस्तान में रह के वो अर्निंग नहीं कर सकता? अर्निंग थ्रू लर्निंग, लर्न वाइन अर्न वट एवर, जो भी उन्होंने सिखाया किस तरह हम अपनी इनकम को इम्प्रूव
करें और पाकिस्तान में रह के बेटर हासिल कर सकें। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया है और अभी वर्कशॉप भी होने वाली है, तो होप्स हो कि हमें इससे बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। एक्सपो में हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, मोटिवेशन भी दी जा रही है और प्लेटफॉर्म्स का भी बताया जा रहा है जहाँ पे जाकर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और हम लोग अपनी स्किल्स से कोई काम लेकर अर्निंग भी कर सकते हैं। रहमान अल्लाहवाला का कहना था बच्चों को छोटी उम्र में ही जिंदगी के मिशन को सामने रखकर आगे बढ़ने में मदद देने की जरूरत है। इल्म ख़त्म हो गया एआई आने के बाद, अब इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, अब अमल की ज़रूरत है, अमल सिखाना की ज़रूरत है। वो अमल हम नहीं सिखाते क्योंकि पढ़ाते ज़्यादा हैं, कराते कुछ नहीं है। और बस वो रोटी पकाना पकाए पढ़ने से नहीं आएगी, पकाने से आएगी। ज़री यूनिवर्सिटी में इस 5 रोज़ा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का मकसद तलबा व तालिबात को दौरान तालीम ऑनलाइन रोजगार के मौक़ों बारे आगाही देना था। सूबा बलोचिस्तान के दूर दराज और बुनियादी सहूलियात और रोजगार के मौके से महरूम ज़िला कला अब्दुल्ला के नौजवानों को सरकारी फ़नी तरबियत इदारों में फ़नी तालीम और दीगर जो रोजगार उसके मौके पैदा किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात कला अब्दुल्ला से हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद अचकज़ई इस वक्त पैकेज में रिपोर्ट कर रहे हैं। बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला बुनियादी सहूलियात से महरूम किला अब्दुल्ला में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नौजवानों को तरबियत देने में मसरूफ। बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला में शुमार होने वाले जिला किला अब्दुल्ला में जहां नौजवानों के लिए बुनियादी सहूलियात और रोजगार का फुकदान है, वहीं दूसरी जानिब सरकारी सतह पर कायम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में नौजवानों को फनी तालीम की तरबियत देकर न सिर्फ बेहतरीन रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि 1982 से कायम इस इदारे से अब तक हजारों तलबा फनी तालीम की तरबियत सीखने के बाद मुल्क बैरून ममालिक मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। 1982 से बना हुआ है, आज तक इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, तो इसमें मुख्तलिफ ट्रेड है, 7 ट्रेड है मुख्तलिफ, इसमें हज़ारों की तादाद ट्रेनियाँ। किला अब्दुल्ला वोकेशनल सेंटर में तकरीबन 7 वर्कशॉपें हैं, उस सब का सामान मौजूद है। वर्कशॉप का इंचार्ज सामान का डिमांड कर रहा है, हम उसको सामान फराहम कराओ। इस वक्त इसी वेल्डिंग शॉप में ज़ेर तालीम था, पूरे 9 महीने हमने कोर्स किया है और ये इस वेल्डिंग शॉप में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मुल्क भर में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान को फनी तालीम की फराहमी से न सिर्फ बेरोजगारी कम हो सकती है बल्कि इससे बैरून मुमालिक भेज कर कसीर ज़रे मुबादला भी कमाया जा सकता है। मंसूर अहमद अचकज़ई, न्यू टीवी, किला अब्दुल्ला। बलोचिस्तान के ज़िले झलमक्सी में 2 साल बाद 3 रोज़ा डेजर्ट जीप रैली का आगाज हो गया है। जीप रैली में मुल्क भर से खवातीन और मर्द गैर मुल्की रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं और 135 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक बनाया गया है। जीप रैली में टीम सुल्तान, टीम मक्सी, टीम सुपर सलमा समेत दीगर अहम टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद लाशारी से। जी अब्दुल हमीद। मौजूद हूँ झलमक्सी में। आज झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रेस का आगाज़ हो चुका है। ये जो जीप रैली है 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस बार जो है मुल्क और बैरून मुल्क से ड्राइवर खिलाड़ी इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। 68 ड्राइवर खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आए हैं नवाबजादा नादर खान मक्सी जो चैम्पियन भी रहे हैं। उन्होंने 135 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 4 सेकंड में तय कर लिया है। दूसरे नंबर पर फैसल आए हैं, उन्होंने 1 मिनट 5 सेकंड में फासला तय किया है। और तीसरे नंबर पर कासिम सैदी आए हैं, उन्होंने 1 मिनट 7 सेकंड में ये मुकर्रर फासला तय कर लिया है। रैली देखने के लिए ज़िला झलमक्सी और दूर दराज से बड़ी तादाद में तमाशाई भी मौजूद हैं और मकामी इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए हैं। ये जो रैली है 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कल को प्रीपेड की जो कैटेगरी है उसके ड्राइवर खिलाड़ी जो है तो हिस्सा लेंगे और फाइनल जो है वो 17 दिसंबर को होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।